ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा से रिलेटेड पहला काम हमने क्या किया, हमने इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया 8। उसके बाद क्या किया, इसी डेटा को यूज करके बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमने रेग्रेशन लाइन निकाली और इसकी रेग्रेशन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। रेग्रेशन इक्वेशन निकालने का ये तो है फर्स्ट मेथड। अब आप एक बात बताओ, इस डेटा का मीन क्या है, मीन फॉर x एंड द मीन फॉर y। x का मीन कितना है 2.5, इट इज डिनोटेड बाय x बार। y का मीन कितना है 4.5 एंड इट इज डिनोटेड बाय y। एक बात बताओ कि क्या ये मीन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर मैं x बार और y बार रखूं x और y की जगह पे, तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है? आ रहा है। दैट मीन्स ये इस मीन जो है, ये मीन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जो भी आपके पास बाइवेरिएंट डेटा होगा, उस डेटा की जो मीन वैल्यू होगी, वो मीन वैल्यू इस रेग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेग्रेशन इक्वेशन आपको 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, हो सकता है डेटा दे ही ना, सिर्फ क्या दे, रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेटा का मीन होगा वो आपकी रेग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब रेग्रेशन इक्वेशन निकालने का एक और तरीका, सेकंड मेथड जो है, ये इक्वेशन किस हिसाब से निकालेंगे, 2 तरीके से। पहला, आप ये दिखाना चाहते हो कि y डिपेंड करता है किस पे, x पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, y ऑन x। दूसरा, हम ये शो करना चाहते हैं कि x डिपेंड करता है किस पे, y पे, तो x ऑन y। ये कंडीशन इस बात पे निर्भर करता है कि हमें क्या रिजल्ट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि हमें किसी x के लिए y कैलकुलेट करना है, डेटा दे दिया। अब ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 5.7। 5.7 तो यहाँ दिया ही नहीं है, नहीं दिया, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम होगा x के लिए y कैलकुलेट करना। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन y ऑन x। निकाल लिया। अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 5.7, तो मुझे y मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या है, for some given x, if we have to find out y, then we require the regression equation as y on x। और अगर वो कहे कि y is equals to 7.8 पे x बताइए, तो मुझे इक्वेशन कौन सी चाहिए, x on, मतलब x एक तरफ और बाकी सारा काम एक तरफ, तो उसमें मैं y रख दूंगा, उसमें मैं y रख दूंगा और क्या कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये रेग्रेशन इक्वेशन y और x क्या होती है, स्टैटिस्टिकली हमने प्रूव किया कि द रेग्रेशन इक्वेशन y और x जो होती है, दैट इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाई x माइनस x बार। जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट r होता है, वैसे रेग्रेशन कोएफिशिएंट dy(x) होता है। अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, नई चीज है। y और x है तो यहाँ dy(x) होगा।
एक्स और वाई होता तो यहाँ बी एक्स वाई हो जाता। अगर मैं एक्स और वाई कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई। अब मैं आपको बताता हूं बी वाई एक्स होता क्या है। बी वाई एक्स जो होता है उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आर से रिलेशन होता है आर इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा। समझ गए ना? ये होता है वाई ऑन एक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स। जो बी एक्स वाई होता है वो होता है आर सिग्मा एक्स और सिग्मा। सिंपल। अब मुझे बताओ कि इस डेटा से मैं क्या कैलकुलेट नहीं कर सकता? क्या मैं इस डेटा से आर निकाल सकता हूं? जब आर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कोवेरिएंस और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो निकालना ही पड़ेगा। तो सिग्मा एक्स भी मेरे पास आएगा सिग्मा वाई भी मेरे पास आएगा। तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब जब हमें पता है कि आर भी इसी की तरह होता है तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। आर इसी तरह कैसे होता है? आर क्या होता है? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई। यही तो होता है यार, होता है ना? इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये गया। क्या बचा? हमारे पास बचा कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। मतलब नीचे जो अंडर रूट आता था हो गया। अब इसको मैं मीन वाले फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो क्या बन जाएगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एन भी तो आएगा माइनस समेशन एक्स माइनस एक्स बार समेशन वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब रूट गया सीधा सीधा क्या? एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस समेशन का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं इस डेटा से अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है कि मैं पहले आर निकालूं सिग्मा वाई निकालूं सिग्मा एक्स निकालूं। अब जरूरत नहीं है ना। अब मुझे इस डेटा से अगर बी वाई एक्स निकालना है तो मैं एक्स माइनस एक्स बार निकालूंगा वाई माइनस वाई बार निकालूंगा उनका स्क्वायर करूंगा और इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा और जब यहां रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी वाई एक्स मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ बी वाई एक्स रखूंगा तो मुझे रेग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी कौन सी? कोई दिक्कत है क्या? कोई मुश्किल है क्या? देखो वो एक ही क्वेश्चन चल रहा है जो मैंने पहले दिन लिया वही चल रहा है। उसी से कोरिलेशन कोएफिशिएंट 100% शो किया था। उसी से रेग्रेशन इक्वेशन निकाली थी। ठीक है। रेग्रेशन इक्वेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो मीन वैल्यू है वो रेग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये रेग्रेशन इक्वेशन निकाली थी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से और अगर आप इस मेथड से निकालोगे तब भी यही आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जब आप ये dy x कैलकुलेट करो कि जो हमें कैलकुलेट करने में मुश्किल आएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे bxy निकालना है तो अब की बार सिग्मा y सिग्मा x, तो यहाँ पे मैं सिग्मा x इंटू सिग्मा y करूंगा, सिग्मा x कैंसिल हो जाएगा तो समेशन सिग्मा y का स्क्वायर आएगा। तो ये तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या आएगा? y माइनस वाई बार का स्क्वायर और समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या ये आप कैलकुलेट कर सकते हो?
क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। फिर वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस y। इसका मतलब मुझे दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, एक तो y ऑन x और एक x ऑन y, और ये हमारे पास डेटा है। क्लियर? जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें वो डेटा नहीं देता। उसमें वो क्या करेगा कि दो रिग्रेशन इक्वेशन दे दी है ना, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है। क्या पूछेगा? फाइंड द मीन। डेटा नहीं है, फाइंड द मीन। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, डेटा नहीं है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन y, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन x, डेटा नहीं है। ये सबसे मजेदार क्वेश्चन, ना डेटा है ना कुछ और है, सिर्फ क्या है ये दो इक्वेशन। देखो मैं बताता हूं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया ना? अब इसका एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। The equations of two regression lines obtained in a correlation analysis of 60 observations are, दो regression equation दे दी, 5x is equals to 6y plus 24, दूसरा 1000y is equals to 786x minus 3608। दो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेंगे क्या? चलेगा। इक्वेशन छोटी ले लेता हूं ना, 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0, ये ले लेता हूं। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट और मीन और सिग्मा वाई। इसके साथ साथ इसने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, दैट द वेरिएंस फॉर x इज 9। सो वी हैव टू इंफॉर्मेशंस, वन set of regression equations and the second variance x equals to 9। पूछा क्या है? मीन निकालो, r निकालो, सिग्मा y निकालो। अब बताओ आप इस डेटा से ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ आइडिया? बिल्कुल सही बात है। जो मीन है x बार और y बार, इसके लिए हमने क्या कहा था? द मीन विल सेटिस्फाई द रिग्रेशन इक्वेशन। करेगा? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? x की जगह क्या रखूं? y की जगह क्या रखूं? इन दोनों इक्वेशन में तो मैंने लिखा 8x बार माइनस का 10y बार प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने क्या लिखा? 40x बार माइनस का 18y बार माइनस का 214 इज इक्वल टू 0। क्या इन दोनों को सॉल्व करने से मीन नहीं आ जाएगा? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट? सही है नहीं? क्योंकि हमने कहा था मीन रिग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों को ही करेगा। तो मैंने तो दोनों में रख दिया, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मीन किसका? x और y का, जबकि डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है। दूसरी और सबसे जरूरी चीज, जो रिग्रेशन इक्वेशन y और x है
वो हमने लिखा था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। जो x और y है वो हमने लिखा था x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से आप बी वाई एक्स उठा सकते हो क्या? जैसे ये जो इक्वेशन है ये इसी से तो बनी है, तो मुझे इसको देख के कैसे पता लगेगा कि बी वाई एक्स कौन सा है? अगर मैं इस इक्वेशन में y एक तरफ कर दूं, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दूं, तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार प्लस का ये तो बनेगा। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये कोई नंबर। तो मुझे अगर ऐसी इक्वेशन मिल रही है तो मैं बी वाई एक्स कहां से उठाऊंगा? जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो कौन होगा? और कहा है मुझे बताओ, x का कोफिशिएंट कहीं और नजर आ रहा है क्या? x बार कांस्टेंट है, y बार कांस्टेंट है, वो तो कोई नंबर बन गया। x का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट रहेगा तो वो कौन बनेगा? बी वाई एक्स। इसको भी ऐसे लिखूं अगर मैं, x इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार प्लस का एक्स बार। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये तो सब मिलके एक ही नंबर बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ तो ये नंबर ही रहेगा। इसका मतलब जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो कौन बनेगा? बनेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको y के इस तरफ रख के बाकी उधर ले जाऊं या इसमें y को इस तरफ रख के बाकी उधर ले जाऊं? पहली बात। दूसरी बात, अब ये कहां से आएगा? r कहां से आएगा? तो देखो, बी वाई एक्स इज r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x होता है। dxy is r sigma x upon sigma। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कैंसिल हो जाएगा। दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये तो r स्क्वायर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y गया। बचा क्या? r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इसका मतलब r बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू, तो बिना डेटा के मुझे r निकालना आ गया, क्योंकि रेग्रेशन इक्वेशन तो दे ही रहा है। रेग्रेशन इक्वेशन को मैं ऐसा बना के x का कोएफिशिएंट उठाऊंगा तो वो क्या बनेगा? वी वाई एक्स। रेग्रेशन इक्वेशन को ऐसा बना के y का कोएफिशिएंट उठाऊंगा तो वो क्या बनेगा? वी एक्स वाई। जब दोनों यहां रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? r। अब अगर r अंडर रूट में 3 मिल रहा है तो क्या मान्य होगा? अंडर रूट 3 का मतलब 1.73। r 1 से ज्यादा होता है क्या? तो हमें मान्य नहीं होगा। अब इस पे आ जाओ कि मैं इसमें तो y को अकेला छोड़ू और इसमें x को अकेला छोड़ू, तो मुझे नहीं पता, तो मैं तो बारी बारी काम कर लेता हूँ। मतलब इसमें तो y को एक तरफ कर देता हूँ और इसमें x को एक तरफ कर दूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे किसको एक तरफ करना है, x को करना है कि, तो मैंने क्या किया, ये
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66 लिख सकता हूं? इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8 by 10 x प्लस 66 by 10। तो मैंने क्या कहा था, जो ये चीज है उसमें तो ये पड़ा रहेगा, बाकी ये सब मिलके एक नंबर बन जाएंगे। तो जो x का कोफिशिएंट है वो कौन है? 8 by 10। ये कौन है? y और x बनाया ना, तो ये कौन है? byx। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट सिंपली byx। इसी तरीके से मैं इसमें x को अकेला कर देता हूं, y उधर ले जाता हूं, तो ये इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं 40x इज इक्वल टू 18y प्लस का 214। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 18 by 40y प्लस 214 by 40। x अकेला, बाकी सब उधर। अब ये कौन? so this is bxy। मेरे को दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो क्या मैं r कैलकुलेट कर सकता हूं? तो अगर मैंने दोनों की वैल्यू रखी r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट byx का मतलब 8 by 10 इनटू bxy का मतलब 18 by 40। तो कितना आया? 12 आया तो 0.6 हो गया। 0.6 हो गया। r इज इक्वल टू 0.6 प्लस p और माइनस p। क्या ये वैलिड है? दोनों वैलिड है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये ISI मार्क लग गया कि जो y और x हम ढूंढ रहे थे वो ये है, और जो x और y हम ढूंढ रहे थे वो ये है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, यार जरूरी है क्या मैं ऐसे ही करूं, मैं उल्टा करूं? मेरे तो जिद है, मैं तो इसको तो बनाऊंगा x और y, इसको बनाऊंगा y और x। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। चेक कर लो। अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं। पहले आपने इसको बनाया y और x, इसको बनाया x और y। इस सब से रिजल्ट आया r बराबर प्लस माइनस 0.6। आप कहते हो कि ये चलेगा। फिर किसी के दिमाग में आया कोई जरूरी है क्या सर कहे वैसे ही करूं? मैं तो नहीं करूंगा। तो मैं इसको बनाऊंगा x और y, और इसको बनाऊंगा मैं y और x। मतलब इसमें तो x एक तरफ बाकी सारी दुनिया उधर, इसमें y एक तरफ बाकी सारी दुनिया उधर। तो कर दो। तो ये बनेगा 8x इज इक्वल टू 10y माइनस का 66। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 by 8y माइनस का 66 by 8। तो मुझे इससे एक वैल्यू मिल गई, ये क्या है? bxy। दूसरा, इसको बनाऊंगा y और x, मतलब y एक तरफ, तो ये बन जाएगा 18y इज इक्वल टू 40x प्लस का 214। यही तो बनेगा माइनस, यानी कि y इज इक्वल टू 40 by 18x माइनस का 214 by 18। यहां से मुझे ये कौन मिला? अब आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ा? ये भी कुछ ऐसी है बटे में, ये भी कुछ ऐसी है। चेक करने का तरीका है। अब r निकाल दो। 1 से ज्यादा आएगा। सेम ही आएगा। 1 से ज्यादा आएगा। उल्टा हो गया ना मामला? उल्टा हो गया। अगर मैं इससे r निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 by 8 into 40 by 18। तो 1/6 आएगा। तो क्या 1 से ज्यादा आएगा? क्या r 1 से ज्यादा मान्य है? नहीं है। इसका मतलब जो आपने सोचा था कि मैं ऐसा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा भैया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कर करके देखना पड़ेगा। अरे बहुत आसान है, कर करके देखना नहीं पड़ेगा। अब पहचानेंगे कैसे? जब डिनोमिनेटर भारी होगा तभी तो मजा आएगा, रिजल्ट कम आएगा। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो इसमें तो ऐसा हो गया हल्का, इसमें भी ऐसा हो गया हल्का, तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में 1 से ज्यादा ही आएगा। तो कोफिशिएंट पे नजर डालो ना। जैसे अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसको y on x बनाऊंगा ताकि 1000 नीचे चला जाए, इसको x on y बनाऊंगा ये 5 नीचे चला जाए, ठीक है। और फिर भी मान लीजिए मेरा ये फंडा काम नहीं किया तो उल्टा कर दूंगा। कौन सा टाइम लगता है? सिर्फ इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका तो कोई रोल नहीं है। एक बार तो ये बटा ये करना है इनटू ये बटा ये करना है, नहीं काम चला तो अब की बार दिस बाय दिस करो एंड दिस बाय दिस करो, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में चेक कर लो, पता चल जाएगा। तो हमने बिना डेटा के रेग्रेशन इक्वेशंस को यूज करके मीन निकाल लिया और क्या निकाल लिया? R। अब क्या मैं सिग्मा y सिग्मा x निकाल सकता हूँ? तो आसानी से निकाल सकता हूँ। b y x इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x होता है। मुझे b y x पता है, b y x कौन सा उठाऊंगा? जिसके लिए r ये आया है, ये वाला तो मान्य नहीं है, इसके लिए b y x जो आया था मुझे पता है। क्या मुझे r पता है? 0.6 सिग्मा y मुझे निकालना है। सिग्मा x इसने दे दिया, इसने क्या दिया? वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब इसने क्या दिया है? सिग्मा x का स्क्वायर, और वो कितना है? 9। तो क्या मुझे सिग्मा x मिल जाएगा? वैसे भी निकाल सकते हैं 3। तो सिग्मा x कितना? 3। तो क्या मैं सिग्मा y कैलकुलेट कर सकता हूँ? ठीक है, तो रेग्रेशन इक्वेशन से